सभी को नमस्कार। योजित एजुकेशन हिंदी व्याकरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कारक। कारक के 8 भेदों में से हम कारक के 4 जो भेद हैं, कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं अपादान कारक। और ये परीक्षा की दृष्टि से अपादान कारक है, ये महत्वपूर्ण भी है। तो अपादान कारक किसे कहेंगे? यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, वो क्या है? अपादान कारक होता है। तो हम कह सकते हैं अपादान कारक में नंबर 5 अपादान कारक, यानी संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग क्या होता है? इसका जो प्रसर्ग है वो से होता है। तो हम कह सकते हैं इसका विभक्ति चिन्ह या इसका प्रसर्ग से होता है। इसका प्रसर्ग से होता है। क्या होता है? से होता है। जैसे कह दिया जाए कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी जो पेड़ हैं, पेड़ से जो पत्ते हैं, पत्तों का गिरना यानी अलग होने का भाव। और विभक्ति चिन्ह क्या है? प्रसर्ग क्या आया है? से। मूल बात क्या है? अलग होने का भाव। जहां वाक्य में अलग होने का भाव हो, वहां पर कौन सा कारक है? अपादान कारक है। तो ये बात हमेशा याद रखने योग्य है कि जहां वाक्य में अलगाव की जहां स्थिति हो, अलग होने की स्थिति हो, वहां क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे कह दिया जाए कि स्टेशन से रेलगाड़ी छूट गई, स्टेशन से रेलगाड़ी छूट गई, यानी स्टेशन और रेलगाड़ी है। स्टेशन एक स्थान है जहां रेलगाड़ी का ठहराव होता है, वहां से उस स्थान से रेलगाड़ी का के अलग होने का भाव उत्पन्न यहां वाक्य में हो रहा है। और प्रसर्ग क्या है? से है। इसी तरह कह दिया जाए कि राम गांव से शहर गया, राम गांव से शहर गया, यानी जो राम है वो गांव में था पहले,
और गांव को छोड़कर कहां गया है? शहर गया, यानी गांव से राम की राम की जो स्थिति है वो कहां है? अब शहर में। गांव से शहर यानी अलग होने का भाव है, और परसरक क्या है? से है। तो एक तो ये बात याद रखना, जहां अलग होने का भाव हो, ये तो एक सामान्य स्तर की बात है। या कह दिया जाए कि बालक छत से गिर गया, बालक छत से गिर गया, यानी बालक जो छत थी, छत के ऊपर था, छत पर था, और छत से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, यानी गिर रहा है तो छत से अलग हो रहा है। और जहां अलग होने का भाव होगा वहां क्या होगा? अपादान कारक होगा। अभी कुछ समय पहले एक बच्चे ने पूछा था, वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि सर जहां तुलना की जाए कि राम श्याम से होशियार है, राम श्याम से बुद्धिमान है, तुलना जहां हो जाए वहां कौन सा कारक होगा? और परीक्षा की दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बात याद रखना, जहां वाक्य के अंदर अलग होने के अतिरिक्त, अलग होना तो है ही है, उसके अलावा अगर आपको डर के, तुलना के, सीखने के, लजाने के, गिरना के ये भाव जहां दिखाई दे जाए वहां भी हमेशा क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो आप लिख सकते हो, अलग होने के अतिरिक्त, अलग होने के अतिरिक्त, अलग होने के अतिरिक्त अपादान कारक का प्रयोग, अपादान कारक का प्रयोग, अपादान कारक का प्रयोग डरने, तुलना करने, डरने, तुलना करने, और तुलना करने के अतिरिक्त सीखने, लजाने, सीखने, लजाने, घृणा आदि के घृणा आदि के भाव में भी किया जाता है। घृणा आदि के भाव में भी किया जाता है। घृणा आदि के भाव में भी किया जाता है, यानी जब जहां तुलना के भाव आ जाए, डर के भाव आ जाए, सीखने के भाव आ जाए, या लजाने के यानी शर्माने के भाव आ जाए, या घृणा करने के भाव आ जाए, तो वहां क्या होता है? हमेशा अपादान कारक होता है। और एक बात और विशेष तौर से ध्यान रखना, कि जहां उत्पत्ति से संबंधित भाव हो, उत्पत्ति से संबंधित भाव होते हैं, वो भी अक्सर अपादान कारक के उदाहरण होते हैं। अभी जो पुष्पा चोपड़ा नाम की जो बालिका है, उसने पूछा था कि सर जहां तुलना करने के भाव आ जाएं वहां कौन सा कारक होता है? तो तुलना करने के जहां भाव आ जाएं वहां हमेशा अपादान कारक होता है। बहुत अच्छी बात है, बच्ची ने पूछा है। लेकिन आप लोग भी जो चीज आपके समझ में न आए विषय वस्तु से संबंधित, तो आप भी पूछने की कोशिश करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। जैसे कह दिया जाए कि राम राम लक्ष्मण से
राम लक्ष्मण से बुद्धिमान है, यानी राम और लक्ष्मण दोनों हैं, दोनों में आपस में क्या हो रही है? तुलना हो रही है। क्या हो रही है? तुलना हो रही है। और जहां तुलना होगी वहां कारक कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। जहां तुलना के भाव होंगे वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। जैसे कह दिया जाए राम श्याम से होशियार हैं, राम श्याम से ताकतवर हैं, तो जहां पर तुलना के भाव आ जाए हमेशा याद रखना वहां क्या होगा? अपादान कारक होगा। इसके बाद डरने के भाव, जैसे कह दिया जाए मोहन कुत्ते से डर गया, कुत्ते से डर गया, यानी जहां डरने के भाव हों, डर के भाव हों, वहां भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। इसी तरह कह दिया जाए मनीष अध्यापक से हिंदी सीखता है, जहां सीखने के भाव हो वहां भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। और जहां लजाने के भाव हो वहां भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। जैसे कह दिया जाए जनक वाटिका में, यानी राजा जनक की वाटिका थी, वो क्या कहलाती थी? जनक वाटिका में सीता राम से लज्जाती है। लज्जा के भाव हो या शर्माने के जहां भाव हो वहां क्या होता है? अपादान कारक का प्रयोग होता है, अपादान कारक माना जाता है। इसी तरह जहां घृणा के भाव हो वहां भी क्या होगा? लजाने के अलावा घृणा के भाव, घृणा के जहां भाव होंगे वहां भी अपादान कारक होगा। जैसे कह दिया जाए मुझे झूठे लोगों से घृणा है, या मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है, तो घृणा के जहां भाव आ जाए वहां भी क्या होता है? अपादान कारक होता है। एक आपको विशेष उत्पत्ति से संबंधित कोई भाव आ जाए, उत्पत्ति हो और साथ में कई बार अलग होने की स्थिति भी बन जाती है। जैसे कह दिया जाए गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा की जो उत्पत्ति है वो कहां से हो रही है? हिमालय से। कहां से हो रही है? हिमालय से हो रही है। तो जहां उत्पत्ति के भाव आ जाए वहां भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, अपादान कारक होगा। तो ये कारक का जो पांचवा भेद है अपादान कारक, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक का अपर सर्ग क्या होता है? से। सामान्य स्तर की बातें तो है ये, और कंपटीशन के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है ये बातें। अक्सर यहीं से प्रश्न पूछा जाता है अपादान कारक का। डरने के, तुलना करने के, सीखने के, लजाने के, घृणा के, ये भाव वाक्य में दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो इस अपादान कारक है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए नंबर 6, संबंध कारक।
संबंध कारक किसे कहते हैं कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो, वहां क्या होता है, संबंध कारक होता है, या वह संबंध कारक कहलाता है। और संबंध कारक जो होता है उसके परसरग हैं, विभक्ति चिन्ह है, वो कौन कौन से होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये क्या होते हैं, संबंध कारक के परसरग होते हैं। तो हम कह सकते हैं वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ उसका वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो, दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो, वह संबंध कारक कहलाता है, वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के परसरग कौन कौन से होते हैं, इसके परसरग यानी विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होते हैं। परसरग कौन कौन से होते हैं, का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी, ये इसके परसरग होते हैं। जैसे कह दिया जाए राम के कागजात कहीं गिर गए, राम के कागजात कहीं गिर गए, यानी राम और जो कागजात हैं उनमें आपस में संबंध दर्शाया जा रहा है। और विभक्ति चिन्ह क्या आया है, के, विभक्ति चिन्ह क्या आया है, परसरग क्या आया है, के आया है। जैसे कह दिया जाए पूजा की पुस्तक मोनिका के पास है, यानी जो पुस्तक है उस पुस्तक का, पूजा और पुस्तक दोनों का आपस में संबंध और विभक्ति चिन्ह का क्या आया है, कि। अब जो ये पुस्तक है इसका संबंध किससे, यानी वो पुस्तक कहाँ है, तो उसका संबंध किसके साथ दर्शाया जा रहा है, मोनिका के साथ। तो विभक्ति चिन्ह क्या आया है, के। तो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इनके क्या होते हैं, परसरग होते हैं। इसी तरह कह दिया जाए यह मेरा घर है, और मेरा यानी मैं, मेरा और जो घर है यानी यह मेरा घर है। तो घर में और मुझ में आपस में क्या दर्शाया जा रहा है, संबंध। और विभक्ति चिन्ह मैं के साथ में क्या आया है, रा, क्या आया है, रा। इसी तरह कह दिया जाए आप सब मेरे
भाई बहन हो, आप सब मेरे भाई बहन हो। विभक्ति चिन्ह क्या आया है? रे। क्या आया है? रे। तो रा, रे और री, जैसे कह दिया जाए यह मेरी बहन का घर है। विभक्ति चिन्ह क्या आया? री। यानी खुद में और बहन में आपस में जो संबंध बताया गया है, यानी बहन के साथ फिर आगे जो संबंध बताया गया है वो किसका बताया गया है? घर का। तो उसके लिए विभक्ति चिन्ह क्या आया? का। और दोनों में आपस में, दोनों संज्ञाओं में आपस में संबंध बताने के लिए विभक्ति चिन्ह क्या आया? प्रसरक क्या आया? री। इसी तरह ना, ने, नी का प्रयोग होता है। जैसे कह दिया जाए कि हमने अपना काम कर लिया। हमने अपना काम कर लिया। हम के साथ में विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। और आप के साथ विभक्ति चिन्ह क्या है? ना। हमने अपना काम कर लिया, यानी हम और अपना दोनों में आपस में क्या है? संबंध। क्या है? संबंध। फिर आगे अपना और काम दोनों में आपस में क्या है? संबंध। दोनों में संबंध दर्शाने के लिए किसी विभक्ति चिन्ह का किस प्रकार का प्रयोग हुआ? ना का। इसी तरह कह दिया जाए आपने देश का गौरव बढ़ाया। आपने देश का गौरव बढ़ाया। आपने देश का गौरव बढ़ाया। अब आप जो सर्वनाम था इसके साथ में विभक्ति चिन्ह क्या आ गया? ने। यानी आप और देश दोनों के आपस में संबंध को दर्शाने के लिए परसरक क्या आया है? ने। तो का, के, की का प्रयोग हो सकता है, रा, रे, री का प्रयोग हो सकता है, या परसरक आपको ना, ने, नी का प्रयोग है वो अक्सर देखने को मिलेगा। इसी तरह कह दिया जाए नी परसरक, देखिए अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अब मर्यादा और सर्वनाम तो आप था, आपके साथ में परसरक क्या आया? नी। परसरक क्या आया? नी। जो दोनों के बीच में क्या दर्शा रहा है? संबंध दर्शा रहा है। तो जहां वाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप उसका किसी दूसरे के साथ यानी संबंध दर्शाए या संबंध का ज्ञान कराए, वहां क्या होता है? संबंध कारक होते हैं। और संबंध कारक के परसरक क्या होते हैं? का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नंबर 7 देखिए, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? अधिकरण अर्थार्थ आधार। अधिकरण अर्थार्थ क्या कह सकते हैं? आधार। अधिकरण कारक किसे कहेंगे? कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले। क्रिया के होने के स्थान का पता चल जाए या उसके समय का यानी उसके काल का पता चले, वहां क्या होता है? अधिकरण कारक
होता है। तो हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के, यानी जो क्रिया घटित हो रही है उस क्रिया के होने के स्थान, क्रिया के होने के स्थान व समय कह सकते हैं, काल कह सकते हैं। स्थान व समय, स्थान व समय का पता चले, स्थान व समय का पता चले, यानी ज्ञान हो, पता चले, वहां अधिकरण कारक होता है। वहां अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण कारक का परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो इसका जो परसर्ग है, परसर्ग में या तो में या पर होता है। तो हम कह सकते हैं इसका परसर्ग या तो में या फिर पर, में पर होता है, या तो में या फिर पर। जैसे कह दिया जाए पुस्तकें अलमारी में है। परिभाषा क्या करिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान ज्ञात हो जाए या उसके समय का पता चले, वहां कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पुस्तकें भी अपने आप में एक संज्ञा और अलमारी भी अपने आप में एक संज्ञा है। तो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा में स्थान कहाँ है? एक संज्ञा के यानी पुस्तकों का जो स्थान है उस स्थान का क्या हो रहा है? हमें ज्ञान हो रहा है, उसका पता चल रहा है। पुस्तकें कहाँ है? अलमारी में है। कहाँ है? अलमारी में है। में कब आता है? में परसर्ग कब आता है? जब किसी एक संज्ञा या सर्वनाम की यानी किसी एक संज्ञा की स्थिति दूसरी संज्ञा के अंदर दर्शाई जाए, तो वहां परसर्ग कौन सा काम में आता है? में परसर्ग काम में आता है। और अगर एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को छू रही है, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा के अंदर नहीं है, यानी इसमें क्या है? अंदर की स्थिति है, और अंदर की स्थिति होती है वहां अधिकतर क्या देखने को मिलता है? में परसर्ग देखने को मिलता है। में परसर्ग देखने को मिलता है, में परसर्ग। और जहां एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को छू रही हो, एक संख्या दूसरी संख्या से, जैसे ये हाथ है, ये पेन है, इसके ऊपर रखा हुआ है, तो क्या कहा जाएगा? हाथ पर पेन रखा हुआ है, तो क्या आएगा? पर। क्या आएगा? पर। और यही पेन जब पॉकेट में डाल दिया जाए तो क्या कहा जाएगा? पॉकेट में पेन है, पॉकेट में पेन है। यानी एक संज्ञा के अंदर दूसरी संज्ञा की स्थिति दर्शाई जा रही है, तब तो में। और जब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ में छूने का, यानी एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को छू रही है, तो क्या? पर। जैसे हाथ पर पेन रखा है, पेन भी संज्ञा और हाथ भी संज्ञा है। एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को क्या कर रही है? छू रही है, स्पर्श कर रही है, तब क्या है? पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कह दिया जाए पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक भी अपने आप में एक संज्ञा है, मेज भी अपने आप में एक संज्ञा है।
यानी एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को क्या कर रही है, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, छू रही है, या कह रहे हैं हम कह सकते हैं छू रही है। स्पर्श करने की या छूने की स्थिति जहां बनी हुई हो वहां पर कौन सा परसर्ग आता है, पर परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कौन से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, पर परसर्ग का प्रयोग। तो मेज और पुस्तक दोनों संज्ञा हैं, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को क्या कर रही है, छू रही है। इसी तरह कह दिया जाए पुस्तक पर उसका पता लिखा है, पुस्तक पर उसका पता लिखा है, और पुस्तक संज्ञा है, उसका सर्वनाम है, और दोनों के यानी उसका पता लिखा है। तो परसर्ग कौन सा आएगा, पर परसर्ग आएगा। यानी एक तो पुस्तक है और दूसरा उसका पता, यानी उसके ऊपर कोई चीज, जैसे हम इस पर ब्लैक बोर्ड है, इस पर कुछ लिख रहे हैं, तो पता शब्द भी अपने आप में क्या है, संज्ञा है। पुस्तक शब्द भी क्या है, संज्ञा है। दोनों को एक दूसरे के साथ में स्पर्श हो रही है, तो कौन सा परसर्ग होगा, पर परसर्ग होगा। इसी तरह कह दिया जाए कि बीएड की परीक्षा जून में होगी, यानी जून एक माह है, उसके यानी एक माह के अंदर की स्थिति दर्शाई जा रही है। परीक्षा होने का जो समय है वो कब बताया गया है, यानी एक माह के अंदर, जून में। तो कौन सा परसर्ग आएगा, में परसर्ग आएगा। इसी तरह कह दिया जाए रमेश ने 2 वर्ष में, 2 वर्ष में, यानी 2 वर्ष है, समय है, समय के एक समय सीमा के अंदर की स्थिति दर्शाई जा रही है। जैसे रमेश ने 2 वर्ष में प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की। तो एक समय सीमा दर्शाई गई है 2 वर्ष, और 2 वर्ष जो समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर प्रतियोगी परीक्षा है वो पास करने की बात हो रही है। तो क्या इस समय की क्या दर्शाई जा रही है, स्थिति। तो परसर्ग क्या आएगा, में। इसी तरह कह दिया जाए बच्चों ने, और कई बार क्या है कि अधिकरण कारक का प्रयोग कई बार परसर्ग रहित भी होता है। अधिकरण कारक का प्रयोग, अधिकरण कारक का प्रयोग परसर्ग रहित। अब परसर्ग रहित कैसे होता है, ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण। क्यों, परसर्ग होते ही तो हर कोई विद्यार्थी है वो समझ जाता है कि क्या पूछा जा रहा है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, परसर्ग रहित के उदाहरण दे देते हैं। जैसे कह दिया जाए बच्चों ने घूम घूम कर चंदा इकट्ठा किया। बच्चों ने घूम घूम कर चंदा इकट्ठा किया। अब यहां पर परसर्ग नहीं है, अब यहां पर परसर्ग नहीं है। या ये कह दिया जाए कि बच्चों ने घर घर घूमकर चंदा इकट्ठा किया। घर घर, यानी एक ही संज्ञा की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। एक ही संज्ञा 2 बार आ रही है।
तो ऐसी स्थिति जहां आ जाएगी वहां पर क्या होगा, उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कह दिया जाए भाद्रा में जगह जगह, भाद्रा में जगह जगह हरियाली है। अब जगह जगह यानी शब्द की क्या है, आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति है। तो यहां किसी भी तरह के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। तो कई बार अधिकरण कारक का प्रयोग उपसर्ग रहित होते हैं, वो भी पूछ लिया जाता है। तो ये था आपका अधिकरण कारक। विभक्ति चिन्ह दो, में और पर। में तो तब होगा जब एक संज्ञा की दूसरी संज्ञा के अंदर स्थिति दर्शाई जाए, या एक समय सीमा के अंदर यानी समावधि दर्शाई जाए। और पर परसर्ग का प्रयोग वहां होगा जहां एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को क्या कर रही हो, स्पर्श से कर रही हो। तो वहां पर क्या होगा, पर परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए 8वां भेद जो कारक का है वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक यानी संबोधन का सामान्य अर्थ ही किसी को बुलाना या किसी को पुकारना। तो हम कह सकते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम क्या, वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। तो परिभाषा हम लिख सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने, बुलाने या फिर पुकारने का बोध हो, पुकारने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। वो संबोधन कारक हैं, इसके परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, हे, अरे, ओ। तो हम कह सकते हैं इसके परसर्ग हे, अरे, ओ आदि होते हैं। इसके परसर्ग हे, अरे, ओ आदि होते हैं। जैसे कह दिया जाए हे भगवान, यानी भगवान को संबोधित किया जा रहा है, हे भगवान। हमारी रक्षा करो। तो जहां संबोधन हो, संबोधन शब्द हमेशा कहां आता है, संज्ञा के बाद आता है, संज्ञा के बाद आता है। इसी तरह कह दिया जाए अरे राम, इधर आओ। तो हे, अरे, ओ भी आता है। जैसे कह दिया जाए ओ लड़के,
जरा यानी थोड़ा, जरा सुन तो संबोधन चिन्ह, ये बात याद रखनी होगी कि संबोधन चिन्ह हमेशा कहाँ आते हैं? संज्ञा शब्दों के बाद में प्रयुक्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह, संबोधन चिन्ह कौन सा होता है? लगाया जाता है, संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। अब कुछ उदाहरण देखिए। कारक के हमने 8 पढ़े हैं, इनमें से कुछ उदाहरण देखो। जैसे कह दिया जाए अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। कौन से कारक का प्रयोग है परीक्षा में पूछ लिया जाए तो कर्ता कौन है? अध्यापक। क्रिया क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने की क्रिया है, उस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है या कर्म पर पड़ रहा है? तो कर्म पर पड़ रहा है। ये क्या है? ये तो कर्ता है अध्यापक। तो छात्र क्या है? कर्म है। पढ़ाना क्या है? क्रिया है। और क्रिया का प्रभाव जहां कर्म पर गिर रहा हो या क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो तो वहां क्या होता है? कर्म कारक होता है। क्या होता है? किसका उदाहरण है ये? कर्म कारक का उदाहरण। इसी तरह कह दिया जाए कि अध्यापक छात्रों को पुस्तक देते हैं। अध्यापक छात्रों को पाठ्य पुस्तक देते हैं। जहां देने के भाव हो, जहां देने के भाव हो वहां कौन सा कारक माना जाता है? संप्रदान कारक माना जाता है। संप्रदान कारक माना जाता है। कर्म कारक की पहचान एक और भी है कि हम किसको लगा करके प्रश्न करते हैं। अध्यापक किसको पढ़ाते हैं तो उत्तर मिलता है वो कर्म कारक होता है। अध्यापक छात्रों को पुस्तक देते हैं तो यहाँ क्या है? जहां देने के भाव होते हैं वहां कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। इसी तरह कह दिया जाए गुरुजी हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचे। हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचे, यानी जहां अलगाव की स्थिति हो वहां तो होता है अपादान, लेकिन जहां कोई माध्यम या साधन का प्रयोग किया जाए, अब गुरुजी हैं, गुरुजी की पहुंचने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है? किससे या किसके द्वारा लगा करके प्रश्न करते हैं। गुरुजी किससे या किसके द्वारा दिल्ली पहुंचे तो उत्तर अपने पास में क्या है? हवाई जहाज। तो कैसा कारक है? करण कारक है। कौन सा है? करण कारक। करण का अर्थ क्या होता है? साधन या माध्यम। तो गुरुजी का दिल्ली पहुंचने का माध्यम क्या है? हवाई जहाज है। तो हवाई जहाज क्या है? एक यहाँ साधन है, माध्यम, और साधन और माध्यम होता है उसको क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। इसी तरह कह दिया जाए छात्र कॉलेज से घर पहुंचे। छात्र कॉलेज से घर पहुंचे। कर्ता कौन है? छात्र। अब कॉलेज से घर पहुंच रहे हैं
कॉलेज और घर दो अलग अलग संज्ञा हैं। एक संज्ञा से स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी एक स्थान से अलग होने का भाव जहां हो और विभक्ति चिन्ह क्या हो, परसरक क्या हो, परसरक क्या हो, से हो, तो वहां कौन सा कारक माना जाता है? अपादान कारक माना जाता है। ये किसका उदाहरण है? अपादान कारक का उदाहरण है। जैसे कह दिया जाए, वाक्य देखिए कि हे छात्रों, हे छात्रों, हे छात्रों, राम ने रावण को, राम ने, हे छात्रों, राम ने रावण को बाण से, किससे? बाण से, बाण से सीता के लिए, सीता के लिए अयोध्या से, अयोध्या से, अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा, रावण की लंका में जाकर मारा। अब आपको इस वाक्य में, पहले ये वाक्य लिख लीजिए आप और देखिए इसमें किन किन कारकों का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले देखिए, हे छात्रों, छात्रों को क्या किया जा रहा है? यहां पर संबोधित किया जा रहा है, संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, तो कौन सा कारक है? संबोधन। कौन सा कारक है? संबोधन। राम ने, राम क्या है? कर्ता, कर्ता के साथ परसरक क्या है? ने, तो कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्म कौन है? रावण, तो कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कोई माध्यम या साधन होता है उसको कहते हैं करण, तो कौन सा कारक हो गया? बाण से, करण। सीता के लिए, सीता के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाने के लिए, संप्रदाने के लिए, तो कौन सा कारक आ गया? संप्रदान। के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? संप्रदान, संप्रदान। इसके बाद अयोध्या से, यानी अयोध्या से, तो कौन सा? यानी अयोध्या से लंका की बात कर रहे हैं, तो अयोध्या से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान से अलग होने का जहां भाव होता है वहां कौन सा कारक होता है? अयोध्या से, तो क्या होता है? अपादान। विभक्ति चिन्ह क्या आता है? से। रावण की, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी कहां आते हैं? संबंध कारक में, तो क्या आ गया? संबंध कारक। उसके बाद लंका में, यानी एक स्थान विशेष के अंदर की स्थिति दर्शाई जा रही है। में और पर कहां आते हैं? जहां अधिकरण कारक हो। क्या हो? अधिकरण कारक हो, तो कौन सा कारक आ जाएगा यहां? अधिकरण। कौन सा आ जाएगा? अधिकरण। तो कितने कारक आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कारक हैं? 8 हैं। यह शब्द आप यहां से मिटाकर यहां लिख सकते हो, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। लंका में, लंका में जाकर मारा, तो 8 के 8 कारक चिन्हों का यहां पर प्रयोग हुआ है। ये हमने अभ्यास के तौर पर जो कारक हैं